हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पीएसएम के प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की बी इन्फेक्शन के बारे में। तो इसका इरेडिकेशन क्या रहेगा, इसका एपिडेमियोलॉजी क्या रहेगा, क्लिनिकल पिक्चर क्या रहेगा और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे, तो इसके डिटेल में हम पढ़ लेंगे आज। तो हेपेटाइटिस बी जो है एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज रहेगा जो कि लिवर को इन्फ्लेमेट करता है। एक हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस है, एक डीएनए वायरस है। ओके, यहाँ पे बताया जाता है कि हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय द डीएनए वायरस hepatitis B virus. It is also called as serum hepatitis, P hepatitis, tattoo jaundice and homologous serum jaundice. तो यहाँ पे ये एक रिजर्वायर इन्फेक्शन रहता है। तो यूजुअली जो है ह्यूमन आर द ओनली रिजर्वायर। ओके, ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वायर फॉर द इन्फेक्शन. Reservoir may be an active symptomatic case, inappropriate subclinical or even a carrier. Okay, your resistance virus is quite stable and capable of surviving for the days on the environmental surfaces. So यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इजीली एनवायरनमेंट के सरफेस के ऊपर सर्वाइव कर सकता है और इसको हम इजीली इनएक्टिवेट कर सकते हैं। केमिकल इनएक्टिवेशन भी हम कर सकते हैं या फिर हीट इनएक्टिवेशन, ऑटोक्लेविंग भी हम करके इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुद्दा जो है ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा। हेपेटाइटिस बी जो है मेनली आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जस्ट एज लाइक एन एचआईवी वायरस जैसे ट्रांसमिट होता है, तो सेम एज दैट ऑफ द एचआईवी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉन्टैक्ट की वजह से, फिर शेयरिंग ऑफ द नीडल्स की वजह से यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इसका मेनली इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 45 to 180 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। तो कम्युनिकेबिलिटी क्या रहेगा, तो पर्सन कम्युनिकेबल फॉर द लास्ट वही इंक्यूबेशन पीरियड आफ्टर द 45 डेज टू 180 डेज। अगर इसका इंक्यूबेशन जब खत्म हो जाता है तो तब वहां पे कम्युनिकेबल रहता है। तो मतलब वो रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है, उसका ग्रोथ होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है वायरस का, तो बाद में वो ट्रांसमिशन हो जाता है। तो फर्स्ट उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, फिर फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ द नीडल्स और फ्रॉम द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, सलाइवा में पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है, ब्लड में उसका वायरस के पार्टिकल पाए जाते हैं। ओके, इन द मदर्स मिल्क वर्टिकल ट्रांसमिशन यहाँ पे हो जाता है, तो मदर टू फीटस भी होता है, मदर टू चाइल्ड भी होता है। तो देयर आर वेरियस मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द दिस हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो है एक डीएनए वायरस रहे, तो अब तक ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो क्लिनिकल कोर्स यहाँ पे जो है ये सिम्टम में बहुत सारे सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा बताने की कुछ फेल भी नहीं। तो रिस्क फैक्टर जो है हर एक एज ग्रुप रिस्क पे रहता है, बट मोर आर इन्फेंट फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड एंड मेंस आर वेरी मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो है वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है उनके अंदर हेपेटाइटिस बी का। और क्लिनिशियन जो सर्जन्स रहते हैं तो उनके अंदर एक्सीडेंटली ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये रहा, तो क्लिनिकल कोर्स हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक बार हेपेटाइटिस हो गया तो हमें ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जॉन्डिस जो कॉज होता है हेपेटाइटिस बी की वजह से वो रुकता नहीं है। तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है। ओके, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी वो कॉज कर सकता है। ओके, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होने के बाद क्या होता है, तो लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, लिवर का फंक्शन जो है डिटोरिएट हो जाता है। ओके, इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं एक बंदे को अगर हेपेटाइटिस बी है क्या नहीं, तो सीरम ट्रांसअमाइनेज नाम की एक एंजाइम रहता है जो हेपेटाइटिस होने के बाद रिलीज होता है उसको सीरम के अंदर। हम उसको डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई बंदे को हेपेटाइटिस है क्या नहीं बोल के। और दूसरा जो है HbS-CAG का एंटीजन रहता है। तो ओके, HbS हेपेटाइटिस इटसेल्फ हैज एन हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो HbS-AG एंटीजन को अगर हेपेटाइटिस बी एंटीजन को अगर हम फाइंड आउट करते हैं ब्लड के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई क्रॉनिक स्टेज पे इसको हेपेटाइटिस बी हो गया बोल के। ओके, मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। तो हेपेटाइटिस होने के बाद जो है डेथ होना तो श्योर है, तो ये बात भी हमें याद रखना चाहिए। तो इसको अगर प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो ऑलरेडी जो है इम्यूनाइजेशन इंटरनेशनली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है इंक्लूडेड है। पेंटावैलेंट वैक्सीन में हम दे ही देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंक्लूडेड है वहाँ पे। पेंटावैलेंट वैक्सीन पढ़ोगे मेरे वीडियो के अंदर, तो पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर जो है डीपीटी के साथ साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी इंक्लूडेड किया जाता है। और यहाँ पे जो है 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक के दौरान जो है बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, ताकि उसको इन फ्यूचर जो है हेपेटाइटिस ना हो सके। तो 3 वीक का एक शेड्यूल रहता है, तो 3 वीक के अंदर रहता है हम देते हैं। बाद में 15 साल होने के बाद एट द एज ऑफ 15 उसको एक हेपेटाइटिस बी का बूस्टर डोज देते हैं।
तो इस वाज द प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर पैसिव प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इम्यूनाइजेशन अगर एक बंदे को कुछ हो भी गया तो हेपेटाइटिस हो भी गया तो एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है हम जैसे चांस ऑफ मैटर तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते हैं, तो कंप्लीट ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके अंदर देते हैं ताकि हेपेटाइटिस कंट्रोल में आ सके। तो उसका ट्रीटमेंट होगा क्या नहीं होगा इट इज सेकेंडरी। ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वंस द वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस अटैक द लीवर। तो लीवर को क्या करता है, फर्स्ट मेनली इट इज कॉजेस हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो उसका क्लिनिकल फीचर्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि अगर जो भी बंदे को अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसको एनोरेक्सिया और नॉजिया वॉमिटिंग तो कॉमन है, तो एथ्रेलिजिया हेडेक, तो उसका डार्क कलर यूरिन जो है डार्क कलर आएगा, तो क्लेड कलर्ड स्टूल्स आएंगे, क्लोराइटिस रहेगा, वेट लॉस रहेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट उसके अंदर रहेंगे। और डीएनए लीवर फंक्शन टेस्ट, जब भी हम उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो डीएनए लीवर फंक्शन टेस्ट रहेगा उसके अंदर। और 5 to 10% जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स रहते हैं तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस को प्रोग्रेसिव रहता है। तो ये रहा सब हेपेटाइटिस के बी के बारे में। तो प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड मोर रिस्क ऑफ बिकमिंग कैरियर। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रिवेलेंस ऑफ द डिसीज इन एंडेमिक एरियाज। Thus, prevention of the neonatal infection by the passive immunization in the infant born with HBs age positive mother is very essential. तो यहाँ पे और एक पॉइंट बताया जाता है कि एबिलिटी ऑफ द हेपेटाइटिस बी टू मेक अलियंस विद द हेपेटाइटिस डी कॉजिंग डेल्टा हेपेटाइटिस इज अ न्यू थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो हेपेटाइटिस बी से हेपेटाइटिस डी आ रहा है, तो ये जो है नया थ्रेट है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे ये भी जो है नया वायरस हेपेटाइटिस डी वायरस नाम की चीज इवॉल्वमेंट तो होने का यहाँ पे इंडिकेशन है। तो longer the incubation period and the period of the communicability, variable clinical courses, carrier state and the fatal outcome of the disease makes hepatitis B a very grave danger to the future of the public health. तो because of the incubation period बहुत ही ज़्यादा long है इसका, at least 180 days तक इसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, तो it is very easy for the transmission। तो incubation period longer है, उसके अंदर ये symptoms में है महीने तक वीक्स तक उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं नजर आते इवन आफ्टर द इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से जो है ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा इजी बढ़ जाता है। तो यही प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जब इन्फेंट रहता है बर्थ होने के बाद ही अराउंड 6 वीक 10 वीक और 14 वीक के अंदर हम हेपेटाइटिस बी जो है मास इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर इंक्लूडेड रहता है। और 15 ईयर्स होने के बाद उसको जो है एक बूस्टर डोज भी हम देते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन और इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में, और ये कौन से टाइप का वायरस है ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस को, और लाइक कीजिए थम्स अप बटन by clicking the thumbs up button so that it gives a booster dose for me to make new videos. So till then, take care.